हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? हमारे यूट्यूब चैनल एस खान सर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं आपातकाल के बारे में। आपातकाल इमरजेंसी भारत में कब कब लगी और इसके क्या क्या प्रभाव रहे। भारत में आपातकाल का सिद्धांत जर्मनी के संविधान से लिया गया है। आपातकाल हमारे तीन तरह के होते हैं। एक राष्ट्रीय आपातकाल, जिसे नेशनल इमरजेंसी भी कहा जाता है। एक राजकीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं। वित्तीय आपातकाल, जब फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं, फाइनेंशियल इमरजेंसी उसे कहते हैं। देश में नेशनल इमरजेंसी के बारे में भारतीय संविधान के भाग 8 के अनुच्छेद 352 में बताया गया है। जैसे कि आप जानते ही हैं कि भारत में आपातकाल को तब लागू किया जाता है जब देश की अखंडता और सुरक्षा को कोई खतरा हो। राष्ट्रीय आपातकाल को लागू करने का अधिकार देश के राष्ट्रपति के पास होता है, जिसका प्रयोग वो कैबिनेट, प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अनुमोदन के पश्चात ही करते हैं। इसी प्रकार राष्ट्रीय आपातकाल को निम्न कारणों से लगाया जाता है। देश में या देश के किसी भाग में युद्ध होने या युद्ध की परिस्थिति बन जाए तब। बाहरी आक्रमण की स्थिति में यदि कोई देश हम पर बिना किसी घोषणा सूचना के आक्रमण कर दे तो ऐसी स्थिति को एक्सटर्नल अग्रेशन भी माना जाता है और ऐसे में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है। इंटरनल डिस्टर्बेंस, यदि देश के अंदर ही हथियारों से लैस समूह भारत सरकार के खिलाफ ही विद्रोह कर दें। सन 1978 में से आर्म्ड रिबेलियन का नाम दिया गया था। ऐसी स्थिति में नेशनल इमरजेंसी लागू की जा सकती है। देश में 3 बार आपातकाल लग चुका है दोस्तों। पहली बार लगा 26 अक्टूबर 1962 को, जब भारत और चीन का युद्ध हुआ। फिर 3 दिसंबर 1971 को लगा, भारत पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ। तीसरी बार लगा 25 जून 1975 को। सरकार द्वारा बताया गया कि ये आंतरिक अशांति के कारण लगाया जा रहा है। राष्ट्रीय आपातकाल के क्या क्या प्रभाव होते हैं। भारत के नागरिकों के मूलभूत अधिकार, फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया जाता है, सिवाय अनुच्छेद 21 के। इसके अंतर्गत जीवन या उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति और कैबिनेट द्वारा राज्य सूची के विभिन्न विषयों पर भी कानून बनाया जा सकता है। सभी मनी बिल, धन विधेयक को अप्रूव करने के लिए राष्ट्रपति को रेफर कर दिया जाता है। राष्ट्रीय इमरजेंसी के दौरान लोकसभा की अवधि, जो कि 5 वर्षों की होती है, उसे 1 वर्ष के लिए और बढ़ाया जा सकता है। पहली इमरजेंसी 1962 में लगी थी दोस्तों, जब 26 अक्टूबर 1962 को चीन ने भारत पर हमला कर दिया था। राष्ट्रपति द्वारा उसे इमरजेंसी की घोषणा अनुच्छेद 352 के अनुसार एक्सटर्नल अग्रेशन के आधार पर की गई थी और देश में राष्ट्रीय इमरजेंसी लागू कर दी गई थी। इसी दौरान राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 359 का इस्तेमाल करते हुए नागरिकों के सभी मौलिक अधिकारों को स्थगित कर दिया गया था। साथ ही उन्हें इसके खिलाफ उच्च न्यायालय में जाने की अनुमति भी नहीं थी। चीन के साथ युद्ध समाप्ति के बाद भी भारत में आपातकाल खत्म नहीं किया गया। ये इमरजेंसी जारी रही और इसी बीच वर्ष 1965 की अपील में भारत और पाकिस्तान के बीच सशस्त्र संघर्ष हो गया, जो कि आगे चलकर एक युद्ध में परिवर्तित हो गया था। इसके बाद अगले साल यानी कि वर्ष 1966 में भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुआ। फिर एक संधि हुई जिसको ताशकंद समझौते के नाम से जाना जाता है। दोनों देशों के बीच हुई संधि के बाद भी स्थिति जब सामान्य होने लगी थी, इसके बावजूद भी देश में इमरजेंसी जारी रही। कुछ समय के बाद इससे परेशान होकर देश में नागरिकों ने विभिन्न कैंपेन करने शुरू कर दिए और सरकार से ये मांग की जाने लगी कि इमरजेंसी को जल्द से जल्द हटाया जाए। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस मुद्दे को ध्यान खींचने लगा, जिसके चलते सरकार ने जनवरी 1968 में आखिरकार पहली इमरजेंसी को खत्म कर दिया गया। भारत में दूसरा आपातकाल वर्ष 1971 में 3 दिसंबर को लगाया गया। इसके पीछे भी वजह एक बार फिर पाकिस्तान के साथ हो रहा सशस्त्र संघर्ष रहा। भारत में तीसरा आपातकाल वर्ष 1975 में 25 जून की रात से लागू कर दिया गया था, जिसकी सूचना रेडियो पर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अगली सुबह दी। इस आपातकाल को लगने के पीछे की वजह आंतरिक अशांति यानी इंटरनल डिस्टर्बेंस को बताया गया और अनुच्छेद 352 के आधार पर देश की तीसरी इमरजेंसी लागू कर दी गई। बताते चलें कि जयप्रकाश
नारायण ने इसे भारतीय इतिहास की सर्वाधिक काली अवधि कहा था। तीसरा, आपातकाल क्यों लगाया गया? तो बात ये आती है दोस्तों, अगर हम बात करते हैं 1975 पर इंटरनल डिस्टर्बेंस यानी आंतरिक अशांति के नाम पर, दरअसल बताया जाता है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी ने वर्ष 1971 में हुए लोकसभा चुनाव में अच्छी खासी बढ़त के साथ जीत दर्ज की थी। इंदिरा गांधी ने रायबरेली से चुनाव लड़ा था। उनके विरुद्ध संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के प्रत्याशी राजनारायण थे, जिन्होंने चुनावी नतीजे आने के कुछ समय बाद ही इंदिरा गांधी के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया। उन्होंने अपनी याचिका में इंदिरा गांधी पर चुनाव जीतने के लिए भ्रष्टाचार और सरकारी मशीनरी और संसाधनों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया था। अदालत ने इंदिरा गांधी को चुनावी प्रचार हेतु सरकारी कर्मचारियों और सरकारी मशीनरी और संसाधनों आदि का इस्तेमाल करने का दोषी पाया और उनकी सांसदी को खारिज कर दिया। साथ ही उन्हें अगले 6 साल के लिए किसी भी चुनाव में हिस्सा लेने से बैन कर दिया। जन प्रतिनिधित्व कानून के अनुसार उनका सांसद चुना जाना अवैध करार दिया। हालांकि कोर्ट ने कांग्रेस पार्टी को थोड़ी राहत देते हुए उन्हें 3 हफ्तों का समय दिया, जिससे वो नई व्यवस्था बना सकें। इंदिरा गांधी ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिससे उन्हें सिर्फ पीएम पद पर बने रहने की ही राहत मिली और बाकी के फैसले जस के तस रखे गए। इसके बाद देश में जगह जगह विपक्ष का विरोध शुरू हो गया। साथ ही जयप्रकाश नारायण इंदिरा सरकार के खिलाफ बड़े स्तर पर रैलियां कर रहे थे, जिससे इंदिरा गांधी पर बहुत ज्यादा दबाव बन चुका था, खासकर तब जब जेपी ने 25 जून 1975 को सत्याग्रह और रैली का ऐलान कर दिया। यही नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों में विपक्ष की तरफ से इस्तीफे की मांग भी बढ़ गई। इन सबके चलते और सत्ता में बने रहने के लिए 25 जून 1975 की रात भारत में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया गया। क्या हुआ था तीसरे आपातकाल के दौरान? इमरजेंसी लागू होते ही सभी नागरिकों के मूलभूत अधिकार फंडामेंटल राइट को खत्म कर दिया गया। उनकी आजादी छीन ली गई। साथ ही उन्हें अपने आजादी के लिए कोर्ट जाने का अधिकार भी नहीं दिया गया। सभी तरह के लोकतांत्रिक चुनाव रद्द कर दिए गए। कांग्रेस और इंदिरा गांधी के सभी विरोधियों को जेल में डाल दिया गया, जिसमें उस वक्त के सभी बड़े नेताओं के नाम शामिल थे। साथ ही जो भी तत्कालीन सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करता, उन्हें भी जेल में डाला जाने लगा। आंकड़े बताते हैं कि लगभग 1,10,000 से भी ज्यादा लोगों को जेल में डाल दिया गया था। देश में मीडिया और प्रेस को भी सेंसर कर दिया गया था। ये वो दौर था जब मीडिया अपने सबसे कमजोर स्थिति में था, जहां उसकी आजादी छीन ली गई थी। देश में इस दौरान इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी ने देश भर में जबरन परिवार नियोजन के नाम पर नसबंदी अभियान चलाया। कृषि और औद्योगिक विकास हेतु और गरीबी व शिक्षा को खत्म करने के लिए सरकार ने 20 पॉइंट इकोनॉमिक प्रोग्राम के जरिए बहुत ही क्रूर व असहनीय अनुशासन चलाया। इस प्रकार की देश के विकास के नाम पर जबरदस्ती व असहनीय प्रोग्रामों के चलते इसे डिसिप्लिन ऑफ द ग्रेवयार्ड कहा गया। इन 20 पॉइंट के अलावा भी संजय गांधी द्वारा 5 अन्य पॉइंट्स की बात की गई थी, जिसके बाद में कुल 25 कर दिया गया था और 25 पॉइंट प्रोग्राम तैयार किया गया। इन 5 पॉइंट में शिक्षा, परिवार नियोजन, वृक्षारोपण, जातिवाद की समाप्ति और दहेज प्रथा को खत्म करना आदि शामिल था। इसके अलावा भी कुछ ऐसे कार्य थे जो हमेशा के लिए देश के इतिहास में बदनुमा दाग बन के रह गए। जैसे कि विभिन्न पुस्तकों और चलचित्रों पर बैन लगाया गया। वो हर लेख या समाचार पत्र पर भी बैन लगाया गया जो आपातकाल से संबंधित कुछ भी ऐसा छापता था जो कि सरकार के खिलाफ जा सकता था। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया से जुड़े संवाददाताओं को निर्वासित कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त अपने देश में भी मीडिया पर लगा कड़ा प्रतिबंध और मीडिया कर्मियों को भी आपातकाल के संबंध में कुछ भी छापने पर उन्हें जेल में डाल दिया जाता था।
गरीबी हटाने के नाम पर झोपड़पट्टियों को जबरन हटाया जाने लगा। पुलिस द्वारा सामान्य नागरिकों की भी बेवजह जांच पड़ताल की जाती थी। आदि ऐसे कई मुद्दे थे जो लोगों को नागवार गुजरे। दोस्तों, ये हमारे अब तक के इतिहास का सबसे काला सच कहा जाता है, जब सभी बड़े नेताओं को, जिसमें आडवाणी जी भी थे, अटल जी भी थे, जेपी थे, देसाई थे, राजनारायण थे, इनको मीसा एक कानून बनाया था, उसके तहत जेल में डाल दिया गया था। नसबंदी कानून चलाया, अखबारों को छापने पर पाबंदी लगी थी, कई अखबार ब्लैंक पेज के साथ भी निकले। दोस्तों, ये अभी हमारी इमरजेंसी पे फर्स्ट सीरीज़ है। अगली सीरीज़ में आपको इसके बारे में कुछ और पॉइंट्स बताऊंगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं और आपसे अपील करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रमोट करें। धन्यवाद।